हेलो स्टूडेंट्स, मैं दौलत गुसाई। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीजी क्लासेस। क्लास 11 फिजिक्स के पिछले वीडियो में हमने बर्नौली थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में जाना था। आज हम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन बर्नौली थ्योरम के बारे में, जो उसके अनुप्रयोग है बर्नौली प्रमेय की, उसके बारे में जानेंगे। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है, बर्नौली थ्योरम के बारे में नहीं जाना है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप जरूर उस वीडियो को देखें, तब आपके ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो पाएगा। तो आज हम जो जानेंगे एप्लीकेशन बेस्ड ऑन बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रमेय पे आधारित हमारे पास जो अनुप्रयोग है। सबसे पहला आता है इसमें वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर के बारे में आज हम जानेंगे कि क्या होता है वेंचुरी मीटर और किस प्रकार से जो है बर्नौली प्रमेय पे आधारित है। दूसरा जो टॉपिक होगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ ए लिक्विड, द्रव का बहिस्राव वेग। इसी में हम पढ़ेंगे टॉरिसेली की प्रमेय, टॉरिसेली थ्योरम क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आज हम जानने जा रहे हैं उसका नाम है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर क्या है? यह बर्नौली प्रमेय पे आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी नली में बहने वाले द्रव प्रवाह की दर ज्ञात कर सकते हैं। यानी कोई पाइप जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसका रेट क्या है फ्लो करने का, उसकी प्रवाह की दर क्या है, उसको आज हम ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से उसका रेट ऑफ फ्लो हम ज्ञात करते हैं। तो प्रति सेकंड किसी नली में प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन ही क्या कहलाता है? द्रव प्रवाह की दर कहलाता है। हमें पिछले वीडियो में बता चुके हैं, हम उसको A इंटू वी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो नली है उसमें कितना द्रव प्रवाहित होगा, A उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है, V उसका वेग होता है। A इंटू वी हमने बताया था, जो डेल्टा टी समय में हमने जो बताया था कि कितना आयतन जो है उसमें से प्रवाहित हो जाएगा, तो वही क्या कहलाता है? उसका द्रव प्रवाह की दर कहलाता है। इसको आपने ध्यान रखना है। उसको हम Q से रिप्रेजेंट करते, तो Q बराबर आता है A इंटू वी, यानी जो हमारे पास फ्लो कर रहा है लिक्विड उसका रेट निकल जाता है इस सूत्र से। तो यहाँ पर हमारे पास वेंचुरी मीटर है क्या, इसकी संरचना किस प्रकार से होती है उसको हम समझ लें। तो यहाँ पे आप देखें, वेंचुरी मीटर हमारे पास होता है एक्स वाई जेड, एक नली है। इस प्रकार की एक संरचना होती है एक्स वाई जेड नली। वेंचुरी मीटर एक डिवाइस है, एक यंत्र है। इसको हमें उस पाइप में फिट कर देना होता है जिसका जहां पर हमें क्या करना है, उसका फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है उसका निकालना है। रेट ऑफ फ्लो जो है उसके प्रभाव की दर को जहाँ पे हमें निकालना है, वहां पर उस पाइप के दोनों सिरों पर हम इस वेंचुरी मीटर को फिट कर देते हैं, वहां पे लगा देते हैं। तो वेंचुरी मीटर की संरचना इस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे एक्स वाई जेड एक नली है। आप देख रहे होंगे वाई बीच में जो है संकीर्ण है, यानी चौड़ी कम है, और एक्स सिरे पर जो है चौड़ाई ज्यादा है। तो यानी जो है चौड़ी सिरा एक्स और जेड चौड़ा सिरा है, बीच में संकीर्ण सिरा है वाई। तो एक्स सिरे और वाई सिरे पे आप देख रहे हो हमने एक जो है कैपिलरी ट्यूब लगा दी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी ट्यूब है। इस ट्यूब में भी जो है हम पानी जो फ्लो करेगा उसकी हाइट को देखेंगे कि कितने हाइट तक जो है पानी चढ़ा है उस ट्यूब में, वो चढ़ेगा क्यों उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे हमने दिखाया एक्स वाई जेड, आप देख रहे हैं एक नली हमने यहाँ पे दिखा रखी है। वाई नली पे हमारे पास संकीर्ण छिद्र है, यानी बहुत छोटा सिरा है वाई और चौड़ा सिरा है एक्स। अविरतता के सिद्धांत से हमने पढ़ा है कि A इंटू वी बराबर नियतांक, यानी हमने बताया था कि जो चौड़ा सिरा होगा वहां पर वेग कम होता है, और जो संकीर्ण छिद्र होता है यानी जो बहुत ही बारीक पाइप होगा उसमें जो है वाटर का फ्लो, वहां पर जो मॉलिक्यूल होंगे पानी के वो बहुत तेजी से फ्लो करेंगे, तेजी से निकलेंगे। वहां पर वेग स्पीड जो है ज्यादा हो जाएगी, जहाँ पे पाइप चौड़ाई कम होगी। तो वाई सिरे पर आप देखेंगे वेग ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने एक अनुप्रस्थ परिच्छेद यहाँ पे आपने देख रहा है, यहाँ पे हमने एक्स सिरे पर जो है A1 दिखा दिया, और इसी प्रकार से वाई सिरे पर हमने अनुप्रस्थ परिच्छेद A2 दिखा दिया। यहाँ पर वेग हमने क्रमशः V1 और इस पर वेग हमने V2 ले लिया। आप इस चीज को समझ रहे हैं कि हमने बताया कि जो A2 और V2 यहाँ पे आप देखोगे A2 जो है कम है, A1 का मान ज्यादा है, यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद बड़ा A1 है, A2 का कम है। तो यहाँ पर वेग क्या होने वाला है? अधिक होगा। तो यहाँ पे वेग अधिक होगा, V2 का मान हमारे पास यहाँ पे अधिक होगा। तो यहाँ पर अगर हम जो अनुप्रस्थ परिच्छेद हमने लिया है A1, वहां पर अगर हम दाब क्या ले लें, P1 ले लें, और A2 पर जो दाब है वो P2 ले लें, तो A1 पे हमने दाब P1 और A2 पे दाब हमने P2 ले लिया। और जो इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका घनत्व डेंसिटी हमारे पास रो है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसी द्रव फ्लो करेगा इसमें, तो अनुप्रस्थ परिच्छेद A1 से गुजरते हुए V1 वेग से प्रत्येक बिंदु पर वेग A सिरे पर जो है A1 सिरे पर क्या होगा? समान होगा।
ऐसी प्रकार से वाई सिरे पर हमने बताया था जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, आइडियल पोजीशन हम लेते हैं जिसमें हम असंपीड्य और अश्यान द्रव जिसको हम कहते हैं, जिसको जो है कंप्रेस नहीं किया जा सकता और जिसमें श्यानता रहित होती है, यानी जिसमें दो परतों के बीच घर्षण ना हो, इस प्रकार का फ्लूइड अगर फ्लो करता है तो वहां पे हमने बताया था कि जो चौड़ा सिरा है वहां पर से जो फ्लो कर रहा है पानी, उसका जो वेग होगा वो कम होगा और ए सिरे पर जो A2 सिरे पर जो पानी का फ्लो कर रहा है वेग वहां पर ज्यादा होगा और वहां पर जो है वेग ज्यादा होने से यहाँ पर आप देखेंगे हमें जो है A इंटू वी हमने बताया था कि जो क्या होता है A1 इंटू V1 अगर हम देख लें कि पहले सिरे से, क्योंकि हमने जो पाइप में नली हमने जो फिट करी है जहां पर हमें पानी का फ्लो देखना है, सबसे पहले जो पानी यानी जो फ्लूइड फ्लो करेगा यानी जो द्रव बहेगा इसके अंदर से, तो जो नली के अंदर जाएगा सबसे पहले एक्स सिरे से प्रवेश करेगा और बाद में वाई जेड सिरे से बाहर निकल जाएगा। तो तब हम उसका रेट ऑफ फ्लो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसी अंतर से उसको समझें। तो जैसे हमने एक्स सिरे को उस नली में फिट करा तो वहां फ्लो जो है पानी का एक्स से जेड की ओर बहना शुरू होगा, तो एक्स में से प्रवेश करेगा तो एक्स में हमारे पास अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 है, तो इसमें से A1 अनुप्रस्थ परिच्छेद से क्या करेगा फ्लूइड फ्लो करेगा, तो वहां पर वेग हमारे पास V1 है। उस वेग को आप देख रहे होंगे जो हमने वेंचुरी मीटर है हमारे पास हमने लिया, हमने बताया कि जो हमें फ्लो निकालना है रेट ऑफ फ्लो यानी द्रव प्रवाह की दर निकालनी है A इंटू वी से निकालनी, यानी हमारे पास पहला सिरे पे एक्स सिरे पर जो अनुप्रस्थ परिच्छेद है A1 और वेग है V1, तो A1 इंटू V1 आप समझ रहे हैं, A1 इंटू V1 से हम क्या निकालेंगे उसके द्रव प्रवाह की दर निकालेंगे, तो A1 इंटू V1। अब आप देख लें हमारे पास A1 यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद हमें पाइप हमने वेंचुरी मीटर हमने बनाया है, उसका हमें उसका व्यास हम तो उसको बाहर से नाप सकते हैं कि इसका व्यास कितना है, उसका हम एरिया निकाल सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास ए हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन वेग हम कैसे ज्ञात करेंगे, वेलोसिटी को हमें निकालना है पानी की। अगर हम वेलोसिटी निकाल लें तो हमारे पास रेट ऑफ फ्लो निकल जाएगा यानी द्रव प्रवाह की दर निकल जाएगी, तो हमें क्या निकालना है कुल मिला के वेग निकालना है। A1 सिरे पर जो वेग है यानी एक्स सिरे पर जो वेग है वो V1 है, यानी जो अनुप्रस्थ परिच्छेद A1 हमने दिखाया था वहां पर वेग V1 है, तो उस वेग को हमें निकालना है। तो हम एक V1 निकालने के लिए हमें पता है कि हम क्या करेंगे अविरतता का सिद्धांत लगाएंगे, तो हमारे पास हम देख लें कि जो अविरतता का सिद्धांत होता है हमने बताया था प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, कि एक सिरे पर जो प्रवेश करने वाले द्रव का अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है उसका वेग का गुणा हमेशा क्या रहता है नियत रहता है, A इंटू वी बराबर नियतांक होता है, यानी A1 V1 बराबर A2 V2 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अविरतता का सिद्धांत से हम देख लें A1 V1 बराबर A2 V2, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है। तो यहाँ पे हमने बताया कि दो यहाँ पर जो है अननोन वैल्यू है V1 और V2, तो आप देखेंगे V1 और V2 हमें दोनों जगह पे ज्ञात नहीं है, लेकिन A1 और A2 हमें ज्ञात है। हमारे पास हम उसका डायल से हम नाप लेंगे कि व्यास कितना है, उससे हम उसका एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। A1 A2 हमें ज्ञात है लेकिन V1 V2 हमें ज्ञात नहीं है, तो V1 V2 हमें ज्ञात करने के लिए हमें मेन V1 चाहिए, V1 से हमारा जो है रेट ऑफ फ्लो निकल जाएगा यानी द्रव प्रवाह का वेग निकल जाएगा, द्रव प्रवाह की दर निकल जाएगी, सॉरी द्रव प्रवाह की दर हम V1 से ही निकालेंगे, तो हमें V1 की जरूरत है, तो V1 हमें निकालना पड़ेगा, वेग हमें निकालना है यानी एक्स सिरे पर यानी जो अनुप्रस्थ परिच्छेद A1 पर उसका वेग निकालने के लिए आप देखेंगे V1 और V2 हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में दो अननोन वैल्यू आ गई, तो दो अननोन वैल्यू तभी निकल सकती जब हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन भी हो और वहां पर भी V1 V2 हो, तो वहां से हम जो है तब जाके हम क्या कर सकते हैं V1 V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दूसरी वैल्यू के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे बर्नौली प्रमेय, क्योंकि बर्नौली प्रमेय पे आधारित है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे बर्नौली प्रमेय आपने पढ़ी है, हमने बताया था कि जब कोई असंपीड्य व अश्यान द्रव किसी धारा रेखीय प्रवाह में स्ट्रीम लाइन फ्लो होता है, धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है, तो उस नली के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है नियत रहता है, यानी हमने बताया था उसकी जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है। वहां पे हमने बताया था जो हमारे पास एक सिरे पर जो दाब ऊर्जा थी वो P1, गतिज ऊर्जा थी हाफ रो V1 स्क्वायर, स्थितिज ऊर्जा थी रो GH1, इन तीनों का योग बराबर आया था हमारे पास दूसरे सिरे पर जो दाब ऊर्जा थी P2, गतिज ऊर्जा थी हाफ रो V2 स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा थी रो GH1। तो ये हमारे पास दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा जो हमारे होती है एकांक आयतन की होती है, तो एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा और एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, तो वहां पर हमने बर्नौली प्रमेय में हमने बताया था कि जो P1
प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर हमने निकाला था हाफ रो P2 बराबर हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस बर्नौली प्रमेय पे हम जो कहेंगे, हमने बताया था कि जो पाइप दिखा रखा था उस पाइप के X1 अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले पर दाब P1 है और X2 जो हमारे पास जो Y पर जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल वहां पे दाब P2 है, तो वहां पे हमारे पास P1 और यहाँ पे दाब P2 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो दाब कहाँ पर अधिक होगा, हमने बर्नौली प्रमेय में बताया था कि आप देख रहे होंगे जो गतिज ऊर्जा जिसकी जहाँ पर गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, हमने बताया था संरक्षित तभी रहेगी जब क्या होगी, इसकी दाब वहां पर क्या होगा, कम होगा। जहां पर वेग अधिक होगा वहां पे गतिज ऊर्जा अधिक होगी। इस चीज को आप समझ रहे हैं, जहां पर वेग अधिक होगा वहां पे गतिज ऊर्जा अधिक होगी, गतिज ऊर्जा अधिक होने पर वहां पे दाब कम हो जाएगा। तो और जहां पर दाब वेग कम होगा वहां पर गति ऊर्जा भी कम होगी, वहां पर दाब अधिक हो जाएगा। इस चीज से आप समझ रहे हैं। तो देख लें पाइप में हमारे पास वेग हमने बताया था y पर अधिक है, x पर वेग कम है, v2 का मान अधिक है, v1 का मान कम है। तो जहां पे हमने बताया था वेग कम है वहां पे गति ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वहां पर दाब भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो वहां पे हमने बताया था ये उल्टा हो जाएगा, वहां पे दाब अधिक हो जाएगा। यानी x1 अनुप्रस्थ x यानी हम कहेंगे A1 अनुप्रस्थ परिच्छेद पे जो है क्या हो जाएगा, दाब अधिक होगा और y सिरे पर जो होगा दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे वेग ज्यादा है, गति ऊर्जा ज्यादा होगी तो दाब कम हो जाएगा। संरक्षण में हमारे पास यही बताता है कि गति ऊर्जा बढ़ेगी तो उसका जो दाब होगा वो कम हो जाएगा। तो वहां पे गति ऊर्जा बढ़ गई थी क्योंकि वेग बढ़ गया था, तो वाई सिरे पर जो है दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दाब कम होने से आप देखेंगे इसके लिए हमने जो कैपिलरी ट्यूब लगा रखी थी उनमें जो पानी है द्रव जो है ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो देख रहे होंगे H जो हमारे पास होता है, यानी जिसमें जो है दाब अधिक होगा, तो उसमें क्या होगा, दाब जिसमें अधिक होगा उसमें पानी का जो ऊपर जो चढ़ने का जो हाइट होगी, ऊंचाई होगी, पानी को जो है अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा, और जहां पर दाब कम होगा वहां पर पानी कम ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो इसलिए आप देख रहे होंगे इस पाइप में हमने दिखा रखा है कि जो कैपिलरी ट्यूब में आप देखेंगे अनुप्रस्थ A1 पे जो है कम जो है दाब जो है पानी देख रहे हैं आप ऊपर ज्यादा चढ़ा हुआ है और वाई सिरे पर जो है पानी कम ऊंचाई तक चढ़ा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है P1 का मान ज्यादा है, P2 का मान कम है। तो यहाँ पर हम इसको जो है दाबांतर हम कहेंगे, यहाँ पे दाब में कितना अंतर हो रहा है उसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि जो ये पॉइंट हमने दिखा रखा है V1 वेग और V2 वेग जहाँ पे दिखा रखे हैं, हम देख लें क्षैतिज से, एक क्षैतिज हमने दिखा रखा है, क्षैतिज से इसकी हाइट हम देख लें H1 और दूसरे बिंदु की हाइट भी H2। और आप देखेंगे जो क्षैतिज से दोनों की दूरियां बराबर है, H1 बराबर H ले सकते हैं, H2 बराबर भी H ले सकते हैं। तो क्योंकि जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद हमारे पास, हम देखेंगे कि जो है दोनों की जो है हाइट बराबर है उस अनुप्रस्थ परिच्छेद। इस बिंदु पर आप देखेंगे, ध्यान रखेंगे जो बिंदु हमने लिया है इसके प्रत्येक बिंदु पर आप देखेंगे तो वहां पर अगर हम हाइट क्षैतिज से लेंगे तो वो दोनों स्थितियों में क्या रहेगी, समान रहेगी। यानी H1 बराबर H2 बराबर H आप ले लेंगे तो बर्नौली प्रमेय में, तो आप वहां पे जो है H1 और H2 की जगह क्या रख लेंगे, H रख लेंगे। तो तब हमारे पास हम बर्नौली प्रमेय के अनुप्रयोग में देख लें तो P1 प्लस हाफ रो V1 प्लस रो GH, तो हमने रो जी H1 की जगह क्या लिख देना, रो GH बराबर हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH, H2 की जगह भी H आ गया, रो GH। आप देख रहे होंगे रो GH से रो GH दोनों तरफ कैंसिल आउट हो रहा है, तो इसको आप कैंसिल कर लेंगे, दोनों सेम वैल्यू है, उधर ले जाके माइनस करेंगे, जीरो हो जाएगा, एक ही चीज है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, P2 को उधर ले जाते हैं और हाफ रो V1 को इधर ले आते हैं। तो आप देखेंगे P1 माइनस P2, P1 अपनी जगह पे थे, P2 उधर को ले जाएंगे तो चिन्ह जो है साइन उसका माइनस का हो जाएगा, P1 माइनस P2 बराबर आ जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। रो V1 स्क्वायर को इधर लिया है तो इधर आने पर क्या हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, तो माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो है P1 माइनस P2 बराबर, हम हाफ रो दोनों में 1/2 रो कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लें तो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन सेकंड कर लें तो आप देखेंगे P1 माइनस P2 ये क्या है, दाबांतर है। तो ये जो है दाबांतर यानी दाब में अंतर। तो आप देखेंगे जो हमने दिखा रखी थी नलियां वेंचुरीमीटर में, आप देखेंगे कि दाबांतर जो होता है स्तंभ में चढ़े हुए ऊंचाई द्रव की जो ऊंचाइयों का अंतर होता है, यानी ऊंचाइयों का अंतर आप समझें कि इसमें जो है कितनी ऊंचाई तक द्रव चढ़ा,
और इसमें जो है कितनी ऊंचाई तक द्रव चढ़ा उसका अंतर जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमने दिखा रखा h, कितना है उनकी ऊंचाइयों का अंतर, स्तंभ के में द्रव चढ़े जो उनकी ऊंचाइयों का अंतर आप देखेंगे h है, यही क्या होगा इसके दाबांतर के बराबर होगा। तो यही दाबांतर होगा, यानी दाब में अंतर कितना हो जाएगा P1 माइनस P2। P1 माइनस P2 की जगह हम क्या लिख लेंगे, रो जी एच रख लेंगे। जो हमारे पास स्तंभ में चढ़े हुए द्रव की ऊंचाइयों का अंतर है वो ये ट्यूब लगाई इसीलिए गई है ताकि हमें जो है दाबांतर का पता लग सके, यानी जो पानी जो द्रव फ्लो कर रहा है उसका जो P1 है और P2 का उसका जो डिफरेंस हम देख ले दाबांतर, वो इस नली के द्वारा जो पानी जो द्रव चढ़ा है इस नली में उसकी अंतर जो हाइट का अंतर होगा वही h हो जाएगा, रो जी एच। देखेंगे जो P1 माइनस P2 का जो अंतर आ जाएगा वो आ जाएगा रो जी एच। तो P1 माइनस P2 की जगह हम रो जी एच रख लें। इक्वेशन सेकंड में हम देख लें तो यहाँ पे आ जाएगा रो जी एच इक्वल टू आ जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर जो है 1/2 ब्रैकेट के बाहर है 1/2 रो बाहर आ जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 इक्वेशन सेकंड से हम देख रहे हैं। हमने सिर्फ P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या रख दी, रो जी एच रख ली। तो आप देखेंगे जो है रो से रो कैंसिल हो जा रहा है, 2 को उधर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2GH। तो 2GH बराबर हमारे पास आ जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं तो हमने क्या किया, जो 1/2 रो था तो 1/2 रो से रो तो कैंसिल हो गया, वहां क्या बचा GH बचा हुआ, 2 को वहां हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 2GH। तो 2GH बराबर क्या हो जाएगा 1/2 रो, सॉरी 1/2 तो कैंसिल हो चुका है, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास हमने कहा कि रो से रो कैंसिल हो गया, 2 को उधर ले जाएंगे तो 2GH। तो 2GH बराबर बचेगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें जो एक और इक्वेशन मिल चुकी है इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। समीकरण 1 से हम देख लें अविरतता का सिद्धांत A1 V1 बराबर A2 V2। तो V2 को अगर हमें हटाना है तो V2 को यहाँ पर से हम मान इसकी वैल्यू हम देख लें, V2 बराबर हो जाएगा A1 V1 अपॉन A2। आप समझ पा रहे हैं, तो हमने A2 को जो है V2 के साथ जो A2 था उसको अपॉन में ले जाएंगे तो V2 की वैल्यू हम देख लें क्या हो जाएगी, V2 बराबर हो जाएगा A1 इंटू V1 अपॉन में आ जाएगा A2। तो यहाँ पे हमारा V2 की वैल्यू हम इसको जो है समीकरण 3 में हम इसको रख दें, तो समीकरण 3 से आप देख लें इक्वेशन 3 में हम रख लें तो यहाँ पे हम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर से V2 की वैल्यू यहाँ पे हम रख लें तो A2 इंटू V2 सॉरी V2 की वैल्यू यहाँ पे हम रख लें A1 इंटू V1 अपॉन में आ जाएगा A2, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे माइनस V1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्क्वायर हम करें तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर V1 स्क्वायर आएगा, तो V1 स्क्वायर दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं तो V1 स्क्वायर को हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, उधर की तरफ आप देखोगे 2GH वैसे रहेगा, 2GH को सेम रहने दिया तो 2GH बराबर हो जाएगा, आप देखेंगे 2GH उधर की तरफ है बराबर हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो V2 यहाँ पे हमने V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आप देखेंगे A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि V1 स्क्वायर हमने दोनों में कॉमन ले लिया, A2 स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया तो नीचे A2 स्क्वायर एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा A2 स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर क्या है V1 स्क्वायर। तो A2 स्क्वायर को हम देख लें, A2 स्क्वायर को अगर हम उधर की तरफ ले जाए तो 2GH उधर की तरफ है तो A2 स्क्वायर उधर की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा, देखेंगे आप तो 2GH इंटू A2 स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, इधर की तरफ क्या बच जाएगा V1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर यहाँ से हम V1 स्क्वायर यहाँ से हम स्क्वायर हटा लें तो V1 स्क्वायर वहां से हटेगा तो वहां रूट लग जाएगा, तो ये जो है रूट वहां पे हम लगा लें तो ये आ जाएगा रूट 2GH A2 स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास V1 की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, तो आप देख रहे होंगे V1 बराबर आ जाएगा रूट 2GH A2 स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये V1 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, V1 बराबर आ जाएगा तो यहाँ पे हम कहेंगे A2 स्क्वायर, आप देखेंगे ऊपर इसको हम ब्रैकेट वो रूट के बाहर ले लें तो ये V2, तो यहाँ पे हमारे पास जो V1 बराबर आ जाएगा तो A2 रूट के अंदर आ जाएगा 2GH अपॉन में आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इससे हमने जो है V1 की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमारे पास जो हमें, क्योंकि हमें बता था कि हमें क्या निकालना था, नली में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले द्रव का आयतन ही हमने बताया था क्या कहलाता, द्रव प्रवाह की दर कहलाता, तो द्रव प्रवाह की दर हमने निकालनी है तो हमें वहां पे A1 इंटू V1 हमें निकालना, तो इसको हम Q से दिखाते हैं तो Q बराबर हम A1 इंटू V1 कर लें तो V1 का मान हमने निकाल लिया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे
हमने जो है A1 A2 स्क्वायर हमारे पास था रूट के अंदर, तो हमने उसको बाहर ले लेते तो A2 ब्रैकेट के अंदर 2GH अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो Q जो द्रव प्रभाव की दर हमें निकालना था वेंचुरीमीटर की सहायता से, उस पाइप में जो फ्लो कर रहा है उसकी दर, तो हम इससे देख लेंगे आप Q बराबर A1 इंटू V1। तो A1 इंटू V1 यानी आप देखें V1 की वैल्यू हमने रख ली A2 रूट ब्रैकेट के अंदर 2GH अपॉन में A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो यहाँ तो Q बराबर हमारे पास निकल गया था A1 A2 रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इसी प्रकार से आप जो है वेंचुरीमीटर की सहायता से किसी पाइप में फ्लो कर रहा है जो द्रव है उसका जो क्या निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं, किस दर से जो है फ्लो कर रहा है, यानी रेट ऑफ फ्लो हम उसको जो है कहते हैं। तो हम जो है फ्लूइड का फ्लो हमने जो है वेंचुरीमीटर की सहायता से और बर्नौली प्रमेय का अनुप्रयोग लगाया वहां पे। तो ये हमारे पास बर्नौली प्रमेय पे आधारित एक ऐसी युक्ति थी जिसकी सहायता से हमने जो है किसी पाइप में द्रव प्रभाव की दर हमने निकाला कि किस दर से जो है पानी जो है फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसको हमने निकाला। तो बर्नौली प्रमेय पे आधारित हम दूसरी एप्लीकेशन हम देख ले जिसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स ऑफ ए लिक्विड, यानी द्रव का बहिस्राव वेग किसे कहते हैं उसके बारे में हम जाने। बहिस्राव वेग, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम एक कंटेनर लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं, और या जिसको हम टैंक कह लें, तो उस टैंक में क्या कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमने देखा रखा है यहाँ पे एक टैंक है, उसमें हमने पानी भर लिया, द्रव भर लिया। तो हमने जैसे जैसे देखा इसमें जो है द्रव भरा, तो जो सबसे ऊपर वाला तल होता है उसको हम कहते हैं स्वतंत्र तल, जो हमारे टैंक के सबसे ऊपर वाले भाग में होता है स्वतंत्र तल हम उसको कहते हैं। और उससे हमने कुछ नीचे जो है एक छिद्र देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक छिद्र कर दिया वहां पर, तो आप देखेंगे पानी जो है क्या होगा, इस छिद्र की सहायता से बाहर निकलेगा। तो हमारे पास जो स्वतंत्र तल है उसकी हमने टैंक की तली से कितनी हाइट ले ली, टैंक जो है स्वतंत्र तल की ऊंचाई h है, और छिद्र की स्वतंत्र तल से जो ऊंचाई है यानी गहराई है वो हमने स्मॉल h ले ली है। तो इसको जानना, जो हम हाइट ले रहे हैं वो हम टैंक के नीचे से नहीं लेंगे, ऊपर से हम इसकी गहराई को नापेंगे। तो ऊपर जो हमारे पास स्वतंत्र तल है उससे हमने जो है टैंक की हाइट हमारी h है और छिद्र की गहराई जो है स्मॉल h है। तो ये आपने जाना है। इस टैंक में जो हमने लिक्विड लिया है, फ्लूइड लिया है, उसका घनत्व डेंसिटी हमने रो ले लिया, उसका घनत्व हमारे पास रो है जो हमने इसमें भरा है। तो स्वतंत्र तल पे आप देखेंगे एक वायुमंडलीय दाब जो ऊपर से लग रहा है PA, हम उसको ले सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और छिद्र पर भी आप देखेंगे जितना वायुमंडलीय दाब ऊपर की तरफ लग रहा होगा, आप देखेंगे तो फ्लूइड जहां से निकल रहा है वहां पर भी एक वायुमंडलीय दाब होगा, वहां पर भी जो होगा वायुमंडलीय दाब जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं वो भी होगा PA। तो जितना ऊपर है उतना ही PA नीचे भी है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो हमें पता है कि बर्नौली प्रमेय के आधार पे हम कहेंगे कि बर्नौली प्रमेय के अनुसार क्या होता है, द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर हमें पता है कि जो अगर हमने फ्लूइड लिया है, अगर आइडियल फ्लूइड है, आदर्श द्रव है, तो उसके प्रत्येकांक आयतन की दाब ऊर्जा हमने बताया था, उसके भीतर जो प्रत्येक बिंदु पर क्या होती है, एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत रहता है। तो ये हमने बर्नौली प्रमेय पे आधारित हमने देख लें। तो ऊपर हम स्वतंत्र तल पे हम उसको एक पॉइंट ले लें कि स्वतंत्र तल पे हमारे पास एक बिंदु है और एक हमने पॉइंट कहाँ ले लिया, जहाँ छिद्र है, हमने जो छिद्र करा है तो वहां पर हमने जो है वहां पर उसको जो है एक पॉइंट वहां पे हमने ले लिया। तो हम कहेंगे कि जब हमने इसमें फ्लूइड h हाइट तक ले लिया तो उसमें जो छिद्र h गहराई पर है वहां से जो पानी निकल रहा है, फ्लूइड निकल रहा है, द्रव निकल रहा है, उसका वेलोसिटी यानी उसका वेग क्या है, उसी को हम क्या कहते हैं, बहिस्राव वेग कहते हैं। और उसको हमें ज्ञात करना है कि इसका वेग कितना है, v कितना है। उस वेलोसिटी को अगर हम निकाल लें तो उससे हमारे पास जो बहिस्राव वेग है यानी जिसको हम एफ्लक्स ऑफ लिक्विड कहते हैं, तो वो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स हो जाता है, वो हमारे पास निकल जाता है। तो v हम उसको ले, हम उसको जो द्रव का बहिस्राव वेग है उसको हम निकालेंगे, तो उसको हम किस पे निकालेंगे, बर्नौली प्रमेय के आधार पे निकालेंगे। हमने जो है एक स्वतंत्र तल पे एक पॉइंट ले लेना है जहां पर एक बिंदु हमारे पास है, उस पर हम देखेंगे कि वहां पे वायुमंडलीय दाब PA है। इसी प्रकार से छिद्र पर भी हमारे पास वायुमंडलीय दाब PA है, एक बिंदु हमने नीचे ले लिया। तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार हम देख लें P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 बराबर होती है प्लस P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। ये हमने बर्नौली प्रमेय पढ़ी है। बर्नौली प्रमेय में हमने ये सिद्ध किया था कि जो एक सिरे पर जो एकांक आयतन की दाब ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा का योग नियत रहता है, उसी प्रकार से दूसरे सिरे पर भी जो है एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग नियत रहता है, हम वहां पे पढ़ चुके हैं। तो बर्नौली प्रमेय पे हमारे पास हम देख लें कि जो स्वतंत्र तल पे हमने बताया था वायुमंडलीय दाब PA है और स्वतंत्र तल
की जो हाइट है वो कैपिटल एच है, तो वहाँ पे स्थिति ऊर्जा भी आप देखेंगे रो जी एच हम लेंगे, तो वहाँ पे कैपिटल एच लेंगे एच की जगह। और जो दूसरा पॉइंट हमारे पास जहाँ पे छिद्र है वहाँ पर हम हाइट देख लें, तो वहाँ पे आप हाइट देखेंगे तो रो जी कितनी हो जाएगी हाइट, आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो आप देखेंगे जो हाइट आप देख रहे होंगे टैंक की स्वतंत्र तल से एच है और छिद्र की स्मॉल एच है, तो नीचे से हम देख लें कि छिद्र की ऊंचाई कितनी है, एच माइनस एच, कैपिटल एच में से स्मॉल एच घटा देंगे तो वो हाइट हो जाएगी उसकी, तो यानी एच माइनस एच पे जो है हमारे पास जो स्थिति ऊर्जा हो जाएगी रो जी एच माइनस एच होगी, इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हम वैल्यू रख लें तो P1 की जगह PA रख लेंगे प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच, स्वतंत्र तल पे कैपिटल एच रख लेंगे, रो जी एच बराबर हो जाएगा PA, दोनों मैंने कहा था छिद्र पर भी वायु मिली था, PA ले लेंगे और हाफ रो, यहाँ पर हम वेग जो V ले लेते हैं बहिस्राव वेग, हमें V2 की जगह हम क्या ले लेंगे V ले लेंगे, क्योंकि हमें V का मान निकालना है जिसको हम वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहते हैं, तो उसको हम जो है वेलोसिटी हम उसकी निकालेंगे तो उसको हम V ले लें, तो वहां पे हमारे पास आ जाएगा हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी, मैंने कहा छिद्र पर जो H लेंगे अब की बार कितना लेंगे H माइनस एच, समझ पा रहे हैं आप, पूरे H में से स्मॉल h को कैपिटल H में से स्मॉल h घटा देंगे तो ये जो हाइट होगी छिद्र की नीचे से निकल जाएगी कितने हाइट पे, तो रो जी एच माइनस एच। तो यहाँ पे आप देखोगे PA से PA कैंसिल हो जा रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर लें, तो हम देखेंगे कि जो गतिज ऊर्जा स्वतंत्र तल पर हमारे पास गतिज ऊर्जा हम क्या लेते हैं शून्य होती है, तो स्वतंत्र तल पर आप देखेंगे क्योंकि जो तल को जो हम कहते हैं कि जो तल है वहां पर हमारे पास जो स्वतंत्र तल है उसका लेवल धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे जो है नीचे की तरफ, जबकि छिद्र पानी का जो है बाहर बाहर जो वेग है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे हमने जो है स्वतंत्र तल पे, तो आपने ध्यान रखना है कि स्वतंत्र तल पे गतिज ऊर्जा शून्य होती है, लेकिन जो है क्या होती है स्थिति ऊर्जा शून्य नहीं होती है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो गतिज ऊर्जा हाफ रो V1 स्क्वायर को हम जीरो कर लें, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जीरो प्लस रो जी एच हो जाएगा, बराबर आ जाएगा जो है हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच माइनस एच को अंदर गुणा कर ले तो हमारे पास रो जी एच माइनस रो जी एच, तो रो जी एच कैपिटल है एच और माइनस रो जी एच में एच स्मॉल है, तो रो जी एच से रो जी एच भी कैंसिल हो जा रहा है, आप देख रहे हो दोनों तरफ इसको हम हटा लें तो यहाँ बचेगा हाफ रो V स्क्वायर माइनस रो जी एच, माइनस रो जी एच को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा रो जी एच बराबर हो जाएगा हाफ रो V स्क्वायर। तो आप देखेंगे रो जी एच से रो कैंसिल हो रहा है दोनों तरफ, क्योंकि घनत्व तो दोनों तरफ बराबर ही है, तो डेंसिटी को हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, रो को हम कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे आप देंगे 2 को उधर गुणा कर लें तो ये हो जाएगा 2GH, तो V स्क्वायर बराबर 2GH, V का स्क्वायर से हम स्क्वायर हटा लें तो रूट लगता है, तो V बराबर आ जाएगा रूट 2GH। ये हमारे क्या होता है द्रव का बहिस्राव वेग, यही हमें निकालना था, जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है वो आ जाता है V बराबर रूट 2GH। तो इस चीज का आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आप देखो हमारे पास जो द्रव का बहिस्राव वेग है इस पर न्यूमेरिकल भी आपको पूछे जाते हैं, तो ये आपने ध्यान भी रखना है, याद रखना है V बराबर रूट 2GH। तो इस सूत्र की स्थापना V बराबर रूट 2GH सर्वप्रथम 1644 में जो है टॉरिसेली ने की थी, इसलिए जो है इसको टॉरिसेली प्रमेय भी कहते हैं। टॉरिसेली प्रमेय, टॉरिसेली थ्योरम के बारे में हम देख लें। टॉरिसेली प्रमेय के अनुसार द्रव से भरे किसी टैंक में किसी गहराई पर बने छिद्र से निकलने वाले द्रव का बहिस्राव वेग उस वेग के बराबर होता है जो द्रव स्वतंत्र तल से उस छिद्र तक स्वतंत्रता पूर्वक गिरने में प्राप्त कर लेता है। इस चीज को आपने ध्यान रखना है। जो बहिस्राव वेग हमने V बराबर रूट 2GH निकाला था, ये वही वेग होगा अगर हम जो स्वतंत्र तल है जो हमारे पास हम देख ले, जिस प्रकार से हमने टैंक दिखा रखा है, इस टैंक के सामने से जितनी हाइट पर हमारे पास ये H कैपिटल हाइट पर हमने बताया कि यहाँ से हमने जो स्वतंत्र तल है वहां पर हमारे पास अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत जो है नीचे की तरफ गति कर रहा हो, स्वतंत्रता पूरा नीचे गिर रहा हो, जैसे हमने नल से दिखा रखा है नीचे गिर रहा हो, तो वो जिस वेग से जो है छिद्र तक पहुंचने में जिस वेग से आएगा, तो वहां पे जो छिद्र पर उसका वेग जितना होगा वो वेग बहिस्राव वेग के बराबर होगा अगर हम किसी बूंद को या किसी द्रव को ऊपर स्वतंत्र तल से सीधे छोड़ दें नीचे। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? ऊर्ध्वाधर अगर हम नीचे छोड़ दें एकदम से, तो नीचे छोड़ने पर जिस वेग से वो छिद्र पर गिर आएगा, छिद्र तक पहुंचेगा, वो जो है वेग वही जो है क्या होगा बहिस्राव वेग के बराबर होगा, यानी V बराबर रूट 2GH के बराबर होगा। तो उसको हम देख लें कि आता है कि नहीं। हम कहेंगे देखो जो हमारे पास स्वतंत्र तल से ऊपर अगर हमने कोई फ्लूइड गिराया, वहां से द्रव गिराया, वहां पर माना उसका वेग क्या होगा, जिस समय गिरा नहीं है उस समय वेग क्या होगा 0, U बराबर 0।
तो आप इस चीज को समझेंगे कि जो हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमने बताया कि जो यहाँ पर सॉरी जो फ्लूइड नीचे की ओर गिर रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत नीचे की ओर आ रहा है, तो वहां पर हम कहेंगे कि जो u का मान है वो क्या है, 0, और अंत में उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। छिद्र तक पहुंचने में उसका वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। आप देखेंगे जो दूरी तय करी वो स्मॉल h स्वतंत्र तल से, और छिद्र तक की जो दूरी हो कितनी है, स्मॉल h है। इसको आप समझ पा रहे हैं। तो गति के तृतीय नियम से हम देख लें, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, गति का तृतीय समीकरण हमारे पास v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as से हम देख लें, s की जगह हमारे पास h हो जाएगा, a की जगह गुरुत्वीय त्वरण हमारे पास g हो जाएगा। इस चीज को आप समझ रहे हैं, u का मान 0 है, तो v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2gh। आप समझ पा रहे हैं। तो v का स्क्वायर हटा ले तो v बराबर आ जाएगा √2gh। तो देखिए किस तरीके से टॉर्चेली ने बड़े आसान तरीके से बताया है कि जो हम इतने कैलकुलेशन ने v बराबर √2gh निकाली। उन्होंने कहा कि अगर वही फ्लूइड अगर हम स्वतंत्रता पूरा नीचे छोड़े h स्वतंत्र तल से, तो नीचे की तरफ जितना आएगा उसका वेग, जो छिद्र तक आने में जो वेग होगा वो बहिस्राव वेग के बराबर होगा। यही टॉर्चेली की प्रमेय है। तो v बराबर √2gh। तो इसको आपने समझा होगा कि बहिस्राव वेग, इसमें हमारे पास हम निकालते हैं जो हमारे पास एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसकी रेंज कितनी होगी, रेंज ऑफ लिक्विड। तो इसके बाद हम देख लें द्रव की परास, रेंज ऑफ लिक्विड किसे कहते हैं। जो हमने बताया था ये कंटेनर जिसमें हमने क्या किया था, छिद्र किया था, छेद किया था, और उस छेद से जो पानी क्या हो रहा था, गिर रहा था। तो ये जो है क्षितिज से हमारे पास जो क्षितिज है वो उससे कितनी दूर जाके ये पानी गिरेगा, उसको ही हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ लिक्विड कहते हैं। यानी आर से हम उसको दिखाते हैं, कैपिटल आर यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो हम कहेंगे कि छिद्र से जो हमारे पास जो द्रव निकल रहा है, निकलने वाले द्रव द्वारा क्षैतिज दूरी, जो क्षैतिज दूरी तय की गई, जो क्षैतिज दूरी है वही क्या कहलाती है, उसकी द्रव की परास कहलाती है। इसको आपने ध्यान रखना है कि जो तय की गई दूरी है, क्षैतिज दूरी, जो क्षैतिज दूरी जो तय कर लेता है उसी को हम क्या कहते हैं, परास कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे हमने बताया था कि जो वेग है, जो बहिस्राव वेग है वो v वेग, वो क्या है, क्षैतिज दिशा में, वो वेग कैसा है, क्षैतिज दिशा में। और जो गुरुत्वीय त्वरण हमारे पास जिसकी हाइट है h माइनस h, ये जो द्रव बाहर निकला तो वो द्रव जो है गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति कर रहा है, जिसकी ऊंचाई h माइनस h है, क्योंकि स्वतंत्र तल में से हमने जो हमारे पास छिद्र की ऊंचाई गहराई थी h को घटा लेना, तो ये क्षितिज से जो धरातल से यानी समतल से हम देख लें, इसकी गहराई जो छिद्र की हो जाएगी वो कैपिटल H में से स्मॉल h हो जाएगी घटा के, तो h माइनस h हो जाएगी। तो ऊर्ध्वाधर जो तल है उसमें जो है क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण h माइनस h के अंतर्गत गति करेगा, यानी इसका जो पथ होगा वो परवलयकार होगा। हम पहले पढ़ चुके हैं, जब गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करता है और क्षैतिज दिशा में अगर कोई पिंड फेंका गया है तो उसका पथ हमेशा कैसा होगा, परवलयकार होगा। जैसे आप देख ही रहे हो, परवलयकार रूप में जो है द्रव गिर रहा है तो फ्लूइड जो है नीचे की ओर आ रहा है, तो ये इसका पथ जो है परवलयकार है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हम बता रहे हैं कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है नीचे की ओर गिर रहा है परवलयकार पथ पर, तो वहां पर जो क्षैतिज से हमें क्या निकालनी, इसकी दूरी निकालनी, कितनी दूर जाके गिरेगा, रेंज हमारे पास। तो यहाँ पे हम कह लें कि जो t समय में आप देखेंगे कि जो है t समय में हमारे पास h माइनस h ऊर्ध्वाधर तल में जो है दूरी तय करने में जो समय लगेगा, उस समय को हम निकाल लें कि जो है h माइनस h जो दूरी है, तो माना जो h माइनस h गहराई से जो ऊपर छिद्र से जब पानी गिर रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो ऊंचाई h माइनस h ऊंचाई है उसको जो है समय वहां तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, t समय लग रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो हम जैसे हमने पढ़ा था प्रक्षेपण के पथ में उड्डयन काल के बारे में हमने बताया था, जो t है वो जो आधा समय हमने बताया था ऊपर से आधा नीचे के आने में जो समय लगेगा t, तो स्मॉल t हम यहाँ पे हम देख लें तो जो समय है t समय लग रहा है, तो यहाँ पे हम गति की द्वितीय समीकरण से हम उसको देखेंगे। तो आप देखेंगे जो द्रव वहां से निकल रहा है उस समय वेग उसका u बराबर हम 0 ले लें, तो u बराबर 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो जाएगा। a बराबर गुरुत्वीय त्वरण हमारे पास ऊर्ध्वाधर तल में हम ले रहे हैं, तो हम देखेंगे क्योंकि जो हमारे पास वेग है वो वेग क्षैतिज दिशा में, हम जो बहिस्राव वेग आप कह रहे होंगे u0 क्यों ले रहे हैं, तो हम ऊर्ध्वाधर वेग की बात करें तो ऊर्ध्वाधर वेग क्या है वहां पे 0, क्षैतिज वेग v है, बहिस्राव वेग क्षैतिज वेग आपने जाना नहीं, क्षैतिज वेग v 0 है, लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग बहिस्राव वेग v है, लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग जो है नीचे की ओर क्या है 0 है। तो u का मान 0 हो जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से। a हमारे पास जो गुरुत्वीय त्वरण होगा नीचे की ओर ही है, फ्लो भी पानी भी नीचे की ओर आ रहा है, तो प्लस में लेंगे, a बराबर प्लस g में आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो s है, s हमारे पास जो कितना हाइट ऊंचाई से गिर रहा है h माइनस h, तो h की जगह क्या ले लेंगे, h माइनस h।
तो यहाँ पे हम s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से देख लें, s की जगह h माइनस एच, यू की जगह 0 हो जाएगा, प्लस हाफ की ए 1/2 ए की जगह जी टी स्क्वायर, तो 1/2 जी टी स्क्वायर एच माइनस एच। 2 को वहाँ मल्टीप्लाई कर लें h माइनस एच के साथ, और जो है यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो हमने बताया कि हाफ जो हमारे पास आया था जी टी स्क्वायर, जी हमारा कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, तो जी हमारा यहाँ अपॉन में चला जाएगा, तो टी स्क्वायर से हम स्क्वायर हटा लें तो रूट लग जाएगा, तो 2t बराबर हो जाएगा रूट, आप समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है, रूट यहाँ से हमारे पास, इसको आपने ध्यान रखना 2 को हमने वहां मल्टीप्लाई कर लिया, 2 ब्रैकेट में h माइनस एच, और जो है जी अपॉन में चला जाएगा, तो उस पर वर्गमूल हमारे पास रूट लग जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा रूट 2 h माइनस एच अपॉन जी। ये t की वैल्यू हमने निकाल दिया, कितना समय लगेगा उसको नीचे आने में, ऊर्ध्वाधर से समय निकल गया। अब हम जो है क्षैतिज परास हम निकाल लें, तो जो क्षैतिज परास हो जाएगी, ये जो है t समय में तय की गई क्षैतिज दूरी जो हमारे पास r बराबर हो जाएगी वेग गुणा गया समय से, v इंटू टी से, वेग हमने बताया वैसराव वेग हमने निकाला था 2gh रूट 2gh, तो रूट 2gh इंटू जो है टी समय हमने निकाल दिया रूट 2h माइनस एच अपॉन जी। जी से आप देखेंगे 2gh से नीचे रूट जी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रूट से जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे बचेगा ब्रैकेट में 2h ब्रैकेट के अंदर कैपिटल H माइनस एच। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 से 2 हम जब रूट टू इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा, रूट 4 उसको हम 2 को बाहर ले लें, तो 2 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा h माइनस सॉरी 2 रूट के अंदर आ जाएगा h, और ब्रैकेट के अंदर कैपिटल H माइनस एच। इस चीज से आप देख होंगे, तो हम कहेंगे अतः टंकी से निकलने वाला जो द्रव है उसकी परास जो होगी, अगर स्वतंत्र तल से h गहराई पर अगर छिद्र है, उसकी परास चाहे स्वतंत्र तल से h माइनस एच गहराई पर ले लें, तो छिद्र अगर चाहे h गहराई पर हो चाहे h माइनस एच गहराई पर हो, उसकी परास जो है दोनों में क्या रहेगी, बराबर रहेगी, उतनी दूरी पर द्रव जाके गिरेगा। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ चाहे ऊपर स्वतंत्र तल से h गहराई पर छिद्र ले लो, चाहे h माइनस एच पे ले लो, तो उतनी दूरी पर गिरेगा। दोनों स्थितियों में जो है परास जो है रेंज दोनों की समान रहने वाली है, चाहे h गहराई पर लो छिद्र या h माइनस एच गहराई पर। आप देख रहे हो समीकरण से ही पता लग रहा है, रूट टू बाहर है, रूट जी 2h माइनस सॉरी 2 बाहर है, रूट h ब्रैकेट के अंदर h माइनस एच, चाहे दोनों को चेंज कर लो तो वही वैल्यू आने वाली है। तो इस चीज को आपने जानना है। तो रेंज ऑफ लिक्विड हमने बता दिया कि इस तरीके से आप निकालेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है मैक्सिमम रेंज, यानी अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम यानी कितनी दूर जाके गिर सकता है वो फ्लो, जो द्रव है वो कितनी दूर जाके गिरेगा, तो उसके बारे में हम देखें। तो द्रव की अधिकतम परास हम देख लें, मैक्सिमम रेंज ऑफ लिक्विड, द्रव की अधिकतम परास यहाँ पे हमारे पास गणित के नियमानुसार हम यहाँ पे देखेंगे कि जो है R का मान जो अधिकतम कब होगा, जब अधिकतम H और ब्रैकेट के अंदर H माइनस एच का मान अधिकतम होगा। तो ये गणित इसमें आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम रेंज होती है R का मान अधिकतम तब होगा जब H और ब्रैकेट के अंदर H माइनस एच का मान अधिकतम होगा, क्योंकि R हमने जो निकाला था रूट के अंदर h ब्रैकेट के अंदर h माइनस एच हमने निकाला था। तो ये h माइनस एच ब्रैकेट के अंदर h माइनस एच की वैल्यू अगर अधिक होगी तो रेंज भी उसकी अधिक होगी, अधिकतम होगी। तो उसके लिए हम निकालते हैं गणितीय रूप में, हम देखते हैं। तो इसके जो है डी आर अपॉन डी एच हम कह लेते हैं इक्वल टू 0, डी आर अपॉन डी एच कह लें, उसका मान अधिकतम होगा तो 0 हो जाएगा, यानी आर जो हमने बताया था अधिकतम कब होगा, जब h ब्रैकेट के अंदर h माइनस एच का मान भी अधिकतम होगा, तो d बाय डी एच और ब्रैकेट के अंदर h माइनस एच बराबर 0। इसको आप देखेंगे तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि इसका मान भी अधिकतम हो जाएगा, h का अंदर हम गुणा कर ले तो h माइनस एच स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हम h का जो है जब अवकलन करेंगे d बाई डी एच करेंगे तो h का 1 हो जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे जो है कैपिटल H अकेला बच जाएगा, तो h माइनस एच स्क्वायर का जो है अवकलन करते हैं तो डी बाई डी एच करेंगे h स्क्वायर, तो 2 की पावर आगे आ जाती है, 2h हो जाता है, आप जानते हैं 2h इसका जो आ जाएगा, तो h माइनस 2h बराबर 0, 2h को उधर ले जाए तो 2h बराबर कैपिटल H, तो h बराबर जो हो जाएगा h बाई 2, तो स्मॉल h बराबर हो जाएगा h बाई 2। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्मॉल h बराबर h बाई 2, तब आप देख लें रेंज, तो यानी अगर हम h बराबर h बाई 2 रख दें तो उसकी रेंज सबसे ज्यादा दूर होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो बताया था आर मैक्सिमम आप देख लें, तो यहाँ पे हमने h और ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर h माइनस एच लिखा था रूट के अंदर, तो h की वैल्यू यहाँ पे हम रख लें, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाएगा r मैक्सिमम बराबर आ जाएगा 2 रूट h बाई 2
ब्रैकेट के अंदर h माइनस h की जगह फिर h/2 रख देंगे, कैपिटल H/2। एलसीएम ले लेंगे तो 2h/2 यानी 2h में से h घटेगा तो h बचेगा, तो h/2 बचेगा। तो h/2 और बटे में भी h/2। तो आप देखेंगे h/2 और h/2 हमारे पास रूट के अंदर है और बाहर 2 है, तो ये हो जाएगा h/2 बाहर आ जाएगा रूट से, तो रूट से हट जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो कितना बचा, h बच जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो रेंज मैक्सिमम रेंज आ रही है वो h के बराबर आ जा रही है। तो यानी रेंज मैक्सिमम क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। यानी अधिकतम दूरी जो है उसकी गिरने की जो दूरी हो वो टैंक की जो हमने स्वतंत्र तल से गहराई बताई थी, जो टोटल गहराई h थी उसके बराबर हो जाएगी उसकी। तो हम कह सकते हैं कि जो टंकी में जो द्रव है, कुल जो द्रव की गहराई है उतनी दूरी पर जाके गिरेगा। यानी जो है क्योंकि जो आर मैक्सिमम आ रहा है वो h के बराबर आ रहा है, आप देखेंगे आर मैक्सिमम बराबर h। तो टंकी में जो स्वतंत्र तल से जितनी गहराई पे पानी है उतनी दूर जाके पानी गिरेगा। इसको आपने जानना है कि ये हमारे पास आर मैक्सिमम हमारे पास निकल जाता है। तो इस प्रकार से आपने जो आज बर्नौली प्रमेय पे आधारित अनुप्रयोग थे वेंचुरी मीटर के बारे में जाना, टॉर्रिसेली प्रमेय के बारे में जाना, इसके न्यूमेरिकल आप पे आते हैं, इस फार्मूले को आपने ध्यान रखना है। तो ये आज के वीडियो में आपने जाना। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।